देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम लोग यूज करेंगे, ये एक सेपरेशन मेथड है और ये मेथड वहां पर यूज किया जाएगा जहां पर दो मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर होगा। मिसिबल लिक्विड्स जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बनाएंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा। तो उस केस में होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। हेट्रोजेनियस होगा तो दो लिक्विड एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होंगे, तो उन केसेस के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। लेकिन जनरली जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो मिसिबल लिक्विड्स के लिए ही यूज की जाती है। ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर, या आप उसको ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और उसके लिए हम लोग उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। अच्छा, सिंपल डिस्टिलेशन ये था कि ऐसे लिक्विड थे जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। द लिक्विड्स विच आर हैविंग द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस के लिए सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस काम में ली जा सकती है, और जिनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होंगे, द लिक्विड्स विच आर हैविंग द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, तो हम उसके लिए कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और उसके साथ साथ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उस जगह पर भी यूज करेंगे, उस मिक्सचर के लिए भी यूज करेंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा लिक्विड होंगे। जिसमें दो से ज्यादा लिक्विड मिक्सअप होंगे उस केस में भी हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस की यूज करते हैं। अच्छा, डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से फिर हम देखते हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस रहेगा। तो देखिए डायग्राम को क्या रहेगा इसमें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्राइपॉड स्टैंड बनाएंगे। उस स्टैंड पर हम लोग प्लेस करेंगे एक बीकर को, जिस बीकर के अंदर हम लोग उस मिक्सचर को डालेंगे, उस मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को डालेंगे, जिन लिक्विड्स को हमें क्या करना है? उस मिक्सचर से सेपरेट करना है। कुछ कंपोनेंट सेम रहेंगे सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, और कुछ कंपोनेंट्स अलग होंगे। फर्स्ट वन इज tripod stand, and here we are placing a burner so that we can heat up the material, जिससे हम लोग मटेरियल को हीट अप कर सके। ये बर्नर यहाँ पर, ये इसका नॉब है जिसके थ्रू हम लोग बर्नर के फ्लेम्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। And a conical flask is placed on this राउंड बॉटम फ्लास्क बोल सकते हैं इसको, कॉनिकल फ्लास्क बोल सकते हैं, या हम लोग इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड distillation flask, or we can say that it is round bottom flask। इसमें हम लोग मिक्सचर को ऐड करेंगे, जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। ओके, अब इसमें हम लोग एक सिस्टम लगाएंगे। उस सिस्टम के अंदर देखिए क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आएगा। Here we are placing a fractionating column in this round bottom flask। ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसके अंदर हमने क्या किया? एक इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे हम लोग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। So here we are placing a fractionating column। इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही वो ऑपरेटस है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जिसके थ्रू
मिसिबल लिक्विड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग होंगे, इसी की वजह से होंगे। और ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होगा इसमें ग्लास बीड्स होंगे। इस तरह से हमने इसमें क्या फिल कर दिए, ग्लास बीड्स। सो दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज हैविंग ग्लास बीड्स, ग्लास बीड्स हैं इसमें। ओके, इसके बाद में यहां पर हम लोग एक थर्मोमीटर प्लेस करेंगे ताकि हम इसके टेम्परेचर को, जो इसके टॉप का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मेजर कर सकें। ये हमने इसमें लगा दिया थर्मोमीटर, थर्मोमीटर दिस वन। और यहां पर ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होगा, यहीं से एक डिलीवरी ट्यूब इसमें ज्वाइंट होगी, इसके साथ जुड़ी हुई रहेगी। दिस इज द डिलीवरी ट्यूब, दिस डिलीवरी ट्यूब इज, other end of this delivery tube is placed in another beaker। इसका जो दूसरा एंड होगा डिलीवरी ट्यूब का, उसको हम लोग एक, उसके नीचे हम लोग एक बीकर को प्लेस कर देंगे। ओके, सो दिस इज डिलीवरी ट्यूब एंड ए कंडेंसर इज यूज्ड। दिस वन इज ग्लास डिलीवरी ट्यूब। देखिए ऐसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी आते हैं जिसमें डिलीवरी ट्यूब इसके साथ जुड़ी होती है, और ऐसा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी आता है जिसमें सिर्फ ये कॉलम होता है और ऊपर एक होल दिया होता है। उस होल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डिलीवरी ट्यूब को फिक्स कर सकते हैं, जैसा कि हमने सिंपल डिस्टिलेशन वाले में किया था। तो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू उसमें हमने एक ग्लास डिलीवरी ट्यूब को डायरेक्ट हमने इस कॉनिकल फ्लास्क में फिक्स किया था विद द हेल्प ऑफ द रबर कॉर्क। ओके, ये ग्लास डिलीवरी ट्यूब है। अब इसके चारों तरफ हम एक ऐसा सिस्टम लगाएंगे जिससे हम इसको ठंडा कर सकें, कूल डाउन कर सकें। और कूलेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे वाटर को। सो हियर वी आर दिस इज वाटर इनलेट, कोल्ड वाटर इनलेट। तो यहां से कोल्ड वाटर इसमें अंदर जाएगा और ये पाइप को क्या करेगा, कूल डाउन करेगा, कूलेंट का काम करेगा। जो ये डिलीवरी ट्यूब है इसकी हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा और दूसरी तरफ से वाटर क्या होगा, बाहर आएगा। सो दिस इज वाटर आउटलेट। एक पंप लगा देंगे यहाँ पे जिसके थ्रू वाटर अंदर जाएगा और दूसरी तरफ से बाहर आएगा। एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज कंडेंसर। इसको क्या बोला जाता है, इसको कंडेंसर बोला जाता है, ये जो अरेंजमेंट होता है। ओके, अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने एक मिक्सचर को इसमें फिल किया एंड दैट मिक्सचर इज, ये यहां पर लिखता हूं मैं, और ये जो मिक्सचर है ये मिक्सचर है अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर। ये मिक्सचर हमने इस राउंड बॉटम फ्लास्क में फिल कर दिया। ओके, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसको सिंपल डिस्टिलेशन से करते तो क्या प्रॉब्लम आती, अगर हम इसे सिंपल डिस्टिलेशन से करते तो प्रॉब्लम ये आती कि वाटर तो वैसे वेपोराइज हो सकता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट तक जाने की जरूरत ही नहीं है। वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसको 50 डिग्री पर भी हीटअप करेंगे ना, तो उसके कुछ पार्टिकल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिल जाएगी, इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो आसपास के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ करके उनसे दूर चला जाएगा, मतलब कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट तक हीटअप करने की जरूरत ही नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट तक हीटअप करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी कुछ पार्टिकल्स को, ये हम लोग इवापोरेशन में स्टडी करते हैं, फर्स्ट चैप्टर के अंदर इवापोरेशन पढ़ा था हमने, उसमें इसको स्टडी किया था कि जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जाता, फिर भी वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज इवापोरेशन। तो यहाँ पर इवापोरेशन होगा। अगर हमने यहाँ का टेम्परेचर 70, 60 या मान लीजिए 78 डिग्री सेल्सियस भी रखा, तो वाटर और अल्कोहल दोनों ही राइज होंगे, दोनों ही राइज होंगे यहाँ पे, और फिर डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ठंडा होकर के इस बीकर में कलेक्ट हो जाएंगे। और इस बीकर में जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इस बीकर में जो आपको मटेरियल मिलेगा, वो मटेरियल प्योर सब्सटेंस नहीं होगा,
उसमें अल्कोहल भी होगा और वाटर भी होगा, उसमें अल्कोहल भी होगा और वाटर भी होगा अगर हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। तो सिंपल डिस्टिलेशन से ज्यादा अच्छी प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल मतलब कि फ्रैक्शंस का अलग होना, पार्ट्स का सेपरेट होना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अलग अलग होना। और ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है यही तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर मेंटेन करे, यही तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर मेंटेन करेगा इसमें। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस बीकर के कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ पर बीच में रबर कॉर्क लगा हुआ है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा हुआ है जो इसकी हीट एनर्जी को फ्रैक्शनल कॉलम में ट्रांसफर नहीं होने देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बर्नर स्टार्ट करेंगे और अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर है उसको गर्म करना शुरू करेंगे, हीटअप करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही हीटअप होगा, हमें नहीं पता यहाँ का टेम्परेचर क्या है, 90 डिग्री है या 95 डिग्री है, अप्रोक्सीमेटली इतने डिग्री है। तो 90 डिग्री 95 डिग्री पर अल्कोहल तो वेपर में कन्वर्ट होगा ही, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। अगर यहाँ का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है तो अल्कोहल वेपर में कन्वर्ट होकर के राइज होगा और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी राइज होंगे क्योंकि इवापोरेशन होगा। कुछ मॉलिक्यूल्स को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिल जाएगी तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, आसपास के पार्टिकल्स के साथ उनका अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा और वो दूर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर वाटर वेपर भी राइज होगा और अल्कोहल भी राइज होगा और ये दोनों ही इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। और हमने इसमें क्या भर रखे हैं, हमने इसमें ग्लास बीड्स डाल रखे हैं। ग्लास के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, वो बॉल्स इसके अंदर फिल कर रखे हैं और वो ठंडे हैं। तो जैसे ही वाटर वेपर इनसे जाकर के टकराएगा, वाटर वेपर जैसे ही इनसे कोलाइड करेगा तो ये ग्लास बीड्स इस वाटर वेपर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वाटर वेपर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो वाटर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडेंसेशन होगा, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कंडेंसेशन होगा। यहाँ का टेम्परेचर 90 डिग्री है, फिर यहाँ का टेम्परेचर 85 डिग्री है, ऐसा ऊपर बढ़ते बढ़ते ये जो सबसे टॉप वाली लेयर होगी इस जगह पर हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 78 डिग्री सेल्सियस। ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हमने ये थर्मोमीटर लगा रखा है, यहाँ का टेम्परेचर हमें 78 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। तो जैसे ही वाटर यहाँ पर आएगा, वो 90 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, हाई टेम्परेचर पर है और हाई टेम्परेचर पर होने पर उसके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो वो एनर्जी ये ग्लास बीड्स एब्जॉर्ब करेंगे। तो ग्लास बीड्स जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे वो वेपर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होगा और वो लिक्विड फिर से इस कॉनिकल फ्लास्क में आ जाएगा, फिर से इस कॉनिकल फ्लास्क में वो लिक्विड वाटर आ जाएगा। तो यहाँ पर कंडेंसेशन होगा और फिर कौन राइज करेगा, सिर्फ अल्कोहल राइज करेगा, क्योंकि हमने इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर के टेम्परेचर क्या मेंटेन किए हुए हैं, 78 डिग्री सेल्सियस। तो अल्कोहल जो है वो वेपर में कन्वर्ट होकर के यहाँ तक पहुंचेगा ग्लास बीड्स को क्रॉस करते हुए और इस डिलीवरी ट्यूब में ट्रांसफर होगा। तो जैसे ही इस डिलीवरी ट्यूब में ट्रेवल करेगा, हमने यहाँ पर एक कंडेंसर लगा रखा है। कंडेंसर इस अल्कोहल को कूल डाउन करेगा, जैसे ही कूल डाउन करेगा ये लिक्विड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और इस बीकर में फिर हमें क्या मिलेगा, लिक्विड अल्कोहल। ये लिक्विड अल्कोहल यहाँ पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब वाटर वेपर फिर से राइज होगा, फिर ग्लास बीड्स इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर से नीचे आ जाएगा, थोड़ा बहुत अल्कोहल भी वापस आएगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी और धीरे 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 सारा अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। फिर यहाँ से कंडेंस होकर के इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस बीकर में लिक्विड अल्कोहल की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा। तो ये जो बीकर हमने यहाँ रखा हुआ है इसमें लिक्विड अल्कोहल कलेक्ट हो जाएगा और ये जो कॉनिकल फ्लास्क है या जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें सिर्फ क्या रह जाएगा, इसमें सिर्फ वाटर रह जाएगा। तो अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर था उसके कंपोनेंट्स को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। दोनों के कंपोनेंट्स को क्या कर दिया, सेपरेट, अलग अलग कर दिया। सो दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए भी किसकी हेल्प लेते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की ही हेल्प लेते हैं। जो पेट्रोलियम है उसका भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, लेकिन उसमें जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो एक मेटल की स्ट्रक्चर होती है, काफी बड़ा कॉलम होता है इस तरह से और सब जगह के टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, यहाँ के, इस तरफ के, इस तरफ के। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के पोर्शन होंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक
कंटेनर ले रखे हैं जिसमें हम लोग क्या फिल करेंगे, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम जो है वो क्या होता है, वो क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल इज ए liquid of black color. Crude oil is a liquid of black color which is having different type of constituents, having different constituents, जिसमें बहुत सारे different constituent होते हैं, तो ये एक मिक्सचर होता है। जो पेट्रोलियम है वो क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। ओके, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसका। यहाँ पर हमने एक बीकर लिया, एक क्लोज कंटेनर लिया, इसमें हमने पेट्रोलियम को फिल कर दिया। पेट्रोलियम को फिल करके यहाँ पर फर्नेंस होती है, फर्नेंस जिसमें हम लोग कोयला जलाते हैं, कोयला जला करके इसको हीटअप करते हैं, यहाँ से हीट एनर्जी मिलेगी। हीट एनर्जी मिलने पर ये वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा और उस वेपर को हम लोग यहाँ पर जाने के लिए रास्ता देंगे। तो वेपर जैसे ही इसमें बनेगी, ये वेपर इस पाइप के थ्रू कहाँ पर आ जाएगी, ये आ जाएगी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये कहाँ पर आ जाएगी, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। और ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, अब इसके देखो अलग अलग टेम्परेचर्स होंगे, डिफरेंट टेम्परेचर्स होंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के। सबसे बॉटम का टेम्परेचर होगा 600 डिग्री सेल्सियस, 600, 400, 300, 270, 170। तो यहाँ का टेम्परेचर है 600 डिग्री सेल्सियस। फिर थोड़ा ऊपर का टेम्परेचर है 400 डिग्री के आसपास, फिर 270 डिग्री, फिर 170 डिग्री सेल्सियस। ये सारे टेम्परेचर सेल्सियस में लिखे जा रहे हैं। ओके, इसके बाद में इसके ऊपर के जो टेम्परेचर हैं वो 120, 70, 20, 120, 70 डिग्री एंड 20 डिग्री। तो ये टेम्परेचर हमें मेंटेन करने हैं। तो पेट्रोलियम को इस फर्नेस के थ्रू हीटअप किया गया। हीटअप करने पर यहाँ का टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, 600 या 700 डिग्री सेल्सियस। सो फॉर एग्जांपल हमने माना कि यहाँ का टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस है, तो 700 डिग्री सेल्सियस का जो पेट्रोलियम है वो सारा वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होकर के यहाँ पर आएगा। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के जो सबसे बॉटम है, सबसे बॉटम का जो टेम्परेचर है वो 600 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही ये यहाँ पर आता है पेट्रोलियम 600 डिग्री सेल्सियस वाला, तो 600 डिग्री सेल्सियस पर जो भी कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, बिटुमिन। तो ये जो बिटुमिन है रोड सरफेसिंग के काम में आता है, तो 600 डिग्री सेल्सियस पर वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ये सारा का सारा पेट्रोलियम वेपर स्टेट में था, ये सब वेपर स्टेट में था, लेकिन जैसे ही 600 डिग्री पर लाए सिर्फ बिटुमिन लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर बिटुमिन कलेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, फिर दूसरे सब्सटेंस मिलने शुरू हो जाते हैं, और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो यहाँ का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो यहाँ पर पैराफिन वैक्स मिलेगी, पैराफिन वैक्स, नहीं तो लुब्रिकेंट ऑयल्स मिलेंगे, लुब्रिकेंट ऑयल। ओके, फिर थोड़ा और ऊपर राइज करेगी वेपर, तो जैसे जैसे ऊपर राइज करेगी वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। लुब्रिकेंट ऑयल आ गया, फ्यूल ऑयल आ जाएगा इसमें। यहां पर मैं इसको लिखता हूं क्लियरली, इसको इरेज कर देते हैं। 600 डिग्री सेल्सियस पर बिटुमिन रोड सरफेसिंग के काम में आएगा। 400 टू 600, 400 टू 600 आपको दो तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, लुब्रिकेंट ऑयल, फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल कौन से वाला, जो हम लोग किसमें यूज करते हैं, शिप्स में यूज करते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल और फ्यूल ऑयल 600 टू 400 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज में ये मिलेगी। ओके, अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे 270 डिग्री सेल्सियस, 270 डिग्री सेल्सियस पर आपको मिलेगा डीजल ऑयल। 170 पर होगा केरोसिन ऑयल। इसके बाद में 120 और 70, 120 के आसपास आपको पेट्रोल मिलेगा, 120 पर होगा पेट्रोल, और वो 70 पर होगा नेफ्था, और 20 डिग्री सेल्सियस पर होगा पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर ऐसा पाइप्स लगी होंगी जिसके थ्रू हम मटेरियल्स को क्या करेंगे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे। इस जगह पर भी एक पाइप होगी जहां पर 270 डिग्री है, और 400 से 600 के बीच में यहाँ पर तीन अलग अलग जगह पर हम क्या करेंगे,
पाइप्स लगाएंगे जिसके थ्रू हम एक्सट्रैक्शन करेंगे इन मटेरियल्स। तो 700 डिग्री सेल्सियस पर या 800 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोलियम के सारे कंपोनेंट्स वेपर में थे, वेपर में थे। तो यहाँ पर जैसे ही पेट्रोलियम आया 600 डिग्री सेल्सियस पर बिटुमिन लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो बिटुमिन यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा। फिर थोड़ा ऊपर गए 500 डिग्री सेल्सियस पर फ्यूल ऑयल अलग हो गए जो शिप्स के अंदर यूज करते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। फिर 400 पर लुब्रिकेंट ऑयल अलग हो गए। फिर 300 के आसपास पैराफिन वैक्स होती है, वो पैराफिन वैक्स सेपरेट हो गई, लिक्विड स्टेट में आ गई। 270 पर डीजल लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। 270 डिग्री सेल्सियस पर डीजल कौन से स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। 170 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही ये वेपर ऊपर राइज होती होगी 170 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन ऑयल लिक्विड में आ जाएगा। 120 पर पेट्रोल, 70 डिग्री पर नेफ्था और 20 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोलियम गैस। और यही वो पेट्रोलियम गैस है जिसको हम लोग सिलेंडर्स में फिल करते हैं। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो पेट्रोलियम गैस है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसमें C1 से लेकर के C4 तक, C1 to C4 तक के हाइड्रोकार्बन होते हैं। C1 का मतलब है जिसमें कार्बन एक होगा तो 4 हाइड्रोजन होंगे, इसको मेथेन बोलते हैं। फिर होगा C2H6, फिर होगा C3H8, C4H10। तो इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो पेट्रोलियम गैस है। वो क्या है? वो पेट्रोलियम गैस। नेफ्था है C4 to C8, फिर ये वाला है C6 to C10, फिर इसके आगे आएगा C10 to C14। तो ये कार्बन का नंबर इंक्रीज होता जाता है, लॉन्ग चेन्स बननी शुरू हो जाती हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है तो ये सबसे ऊपर मिलेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे नीचे मिलेगा। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, इसमें पेट्रोलियम के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। किसके बेस पर सेपरेट किया? बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेस पर सेपरेट किया। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पर हमने इनको क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। ओके, तो ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। अब हम लोग इसके डिफरेंसेस को लिखते हैं। डिस्टिलेशन में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो डिफरेंसेस देख लीजिए। तो हम लोग एक तरफ लिखते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, एंड सेकेंड वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके। सिंपल डिस्टिलेशन में this process is used to separate two miscible liquids from a mixture, two miscible liquids from a mixture having difference in their boiling points, having difference in their boiling points more than 25 degree Celsius, more than 25 degree Celsius। इसमें पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, इसमें हम लोग यही लिखेंगे दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स फ्रॉम ए मिक्सचर हैविंग डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। जिनके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेकेंड, सिंपल डिस्टिलेशन में क्या नहीं होगा? नो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसमें कोई फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपको नहीं दिखेगा। एंड दिस इज हैविंग, इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी विल यूज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम।
which will maintain different temperatures. इसके अलावा ये तब काम आएगा when only when mixture contains only two miscible liquids. Only two miscible liquids. Next इसमें लिखेंगे when mixture contains more than two miscible liquids. ये पेट्रोलियम में यही तो था, दो से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे तो उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया हमने. When mixture contains more than two miscible liquids, more than two miscible liquids. Okay, next फोर्थ में इसमें क्या लिख देते हैं, एग्जांपल लिख देते हैं. एग्जांपल क्या लिखेंगे, टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर. सॉल्ट वाटर को भी अलग कर सकते हैं इसमें. टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम ए मिक्सचर. इसमें लिखेंगे हम लोग एग्जांपल में इसके एग्जांपल में लिखेंगे टू सेपरेट alcohol and water from a mixture. To separate alcohol and water. और एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं टू सेपरेट constituents of petroleum. Constituents of petroleum. To separate constituents of petroleum. तो ये लिखा जा सकता है. ये डिफरेंसेस हो गए इनके बीच में. तो एग्जाम में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, सिंपल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो एक डिफरेंस तो डेफिनेशन का हो जाएगा. दूसरे डिफरेंस में हम लोग लिख देंगे कि इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज नहीं करते, उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं. और ये एक सिंपल प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो ये भी हम इसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं वर्ड. फिफ्थ पॉइंट भी लिख सकते हैं, इट इज ए सिंपल प्रोसेस, इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. नेक्स्ट, when mixture contain only two miscible liquids, then simple distillation process is used. When mixture contains more than two miscible liquids, then fractional distillation process is used. It is more accurate than simple distillation. 6th point ऐड कर सकते हैं कि fractional distillation जो है वो ज्यादा accurate process है इससे simple distillation से. उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे होंगे, सेपरेशन ज्यादा अच्छा होगा, दोनों सब्सटेंस अलग हो जाएंगे. तो और भी इसमें 2-3 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, करना चाहें तो. So this is all about the distillation, simple distillation and fractional distillation. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. डिस्टिलेशन स्टडी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक और है, डिस्टिलेशन ऑफ एयर, जिसमें हम लोग एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करेंगे. एयर में CO2 गैस होती है, एयर में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और आर्गन गैस है. तो ये तीन गैसेस को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. थैंक यू सो मच.